हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर प्रोग्राम क्यों घंटी बजी। आज के हमारे गेस्ट हैं सुदेश कुमार जी, जो IAS 1984 बैच के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। अब वो रिटायर्ड हैं लेकिन टायर्ड नहीं हैं और अपने को अच्छे कार्य में बिजी रखते हैं। वह आज हमारे साथ अपनी कुछ यादगार बातें शेयर करेंगे और अपनी इस ज़िंदगी के सफ़र की कुछ इंटरेस्टिंग किस्से भी हमें सुनाएंगे। IAS ज्वाइन करने से पहले उनका सिलेक्शन हुआ था, पर फिर उनका सिलेक्शन बाद में IAS में हो गया। तो चलिए अपनी गुफ्तगू शुरू करें सुदेश जी के साथ। और हाँ, प्लीज़ बिफोर आई फॉरगेट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर आवर चैनल। थैंक यू। लेट्स बिगिन द शो। हाँ जी, वेलकम टू आवर शो क्यों घंटी बजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। कहाँ हैं आप? चंडीगढ़ में, जलंधर में, कहाँ हैं आजकल? धन्यवाद। मैं जलंधर में हूँ। जलंधर में है। तो हमारा ये पहला एपिसोड है, होपफुली आएंगे, इसको आगे करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। हमने ये शुरू किया ये कॉन्सेप्ट इस करके कि जितनी भी हाल फिलहाल की घटनाएं, बातें हम लोग सारे आप जैसे बुद्धिजीवी और इंटरेस्टिंग ईमानदार लोगों के साथ करें, पर्सपेक्टिव दे, जो ना जिस तरह तराजू का होता है बैलेंस पर्सपेक्टिव दे, ना इधर की लगाए ना उधर की लगाए। और आपका जब हमने बैकग्राउंड पूरा रिसर्च किया, ऑब्वियसली रिसर्च करता ही है, तो यू कैन बी गिवन मोर देन 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 करियर। बट जो हमारी जानकारियां कहती हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं। और जिन जिन से हमने बात करी उन्होंने आपकी हमेशा तारीफ करी और कहा कि आप पहले इनका इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि ये IAS अफसर है पर एक सिंपल इंसान भी है। क्या कहेंगे आप सुदेश जी? देखिए, ऐसा है, पहले जब हम पैदा होते हैं तो इंसान ही होते हैं, ऑफिसर तो बाद में बनते हैं। और जो हम तो ये सोचते हैं कि जैसे अभी आप IAS अफसर बन गए हैं, तो वो इसका IAS का मतलब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो सर्विस का मतलब है लोगों की सर्विस। तो उससे जब हमें एक ऐसी चेयर पे बिठाया गया है कि यहाँ के आपको जनता को सर्विस देनी है, तो वो हमें उसके साथ साथ अगर हम इंसान नहीं है तो सर्विस अपन कैसे दे सकें। हमें एज ऑफिसर, तो आपको पता ही कि ऑफिसर को लोग कैसे समझते हैं, अपने आप को जब ऑफिसर बन जाते हैं तो ऑफिसर ही दिखाते हैं। इसमें तो इंसानियत दिखानी होती है, सर्विस के लिए तो इंसानियत दिखानी होती है। तो यही मैंने अपना लक्ष्य रखा कि इंसानियत ही जब सर्विस देंगे तो इंसानियत, उसमें इंसानियत पुट होना चाहिए उसमें। एक्सीलेंट सुदेश जी। सुदेश जी, सारी बातें आपसे करते रहेंगे, पर सबसे पहले ये बताया कि आप पैदा कहाँ हुए, पेरेंट्स के बारे में बताइए। कुछ ये बताइए, आप मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से थे, कहाँ से थे, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई सुदेश जी? मैं पैदा हुआ था 1953 में, 15 अगस्त 1953 में। अरे, जलंधर शहर का बस्ती शेख है एक। यहाँ बस्ती का मतलब ये नहीं है, ये छोटे से स्मॉल टाउन्स हैं, बेसिकली छोटे छोटे टाउन्स हैं जलंधर शहर में। तो मैं यहाँ पैदा हुआ था। तो मेरे पेरेंट्स जो थे, ये सियालकोट से, पाकिस्तान जो पार्टीशन के बाद बना सियालकोट से, तो वहां से ये लोग आए थे। तो ये सीधे जलंधर में आए और यहीं आके ये जो कुछ घर मुस्लिम्स ने छोड़ दिए थे यहाँ पे, तो उनमें आ बसे थे ये। तो जो हमारा घर था, तो ये कहते कि ये कच्ची दीवारों का बना हुआ था, ये कच्चा घर था। अच्छा, बहुत कच्चा घर था उस जमाने में। हाँ, ये शायद मुस्लिम्स का जो छोड़ के गए थे उनका घर था। तो जो उस टाइम पे मिला जिसको, क्योंकि यहाँ पे वो उस पार्टीशन के समय में बहुत से रिलीफ कैंप्स भी बने थे, शरणार्थियों के कैंप्स बने थे। यहाँ पे गांधी कैंप है, यहाँ पे जलंधर में भार्गव कैंप है, तो महात्मा गांधी के नाम से होगा वो गांधी कैंप। तो इस तरह से, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो थे मुझे ये, हालांकि मैंने कभी पूछा नहीं कि आप शरणार्थियों वाले कैंप में भी रहे थे या नहीं रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो सीधे ही उनको जो मिल गया मकान, जो भी जैसा मिल गया, तो वो जिस घर में मैं अभी बैठ के बात आपसे कर रहा हूँ, तो इस घर में वो आए थे। अच्छा, नहीं, बहुत बढ़िया सुदेश जी। ये IAS एग्जाम देने का उस जमाने में सुनते हैं कि आप IAS से पहले IPS बने थे। हाँ, मैं IPS में था पहले उससे। तो मैं जब IPS में था, जो नेशनल पुलिस अकेडमी थी हैदराबाद में, मैं वहीं से पेयर हो गया था उस टाइम पे। तो हम 6 लोग थे जो पेयर हुए थे, तो उसमें से सिर्फ मैं ही फिर IAS में आया था। उस अकेडमी में मैंने एग्जाम रहते हुए उस अकेडमी से एग्जाम दिया था और इंटरव्यू वगैरह दिया था। अच्छा सुदेश जी, ये बताएं, जब आप स्कूल में थे, आपको मेरे को आपको पहले
प्रकार से तो क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे मन में आया कि मैं आईएएस बनूं? नहीं, देखो, जिस एरिया में मैं रहता था, ये एक लोकेलिटी है, मोहल्ला जिसको बोलते हैं हम हिंदी पंजाबी में, तो उस मोहल्ले में तो कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। तो एक जैसे होता है ना, एक भाग्य भी होता है, किस्मत होती है, वो भी साथ देती है कभी। तो कभी सोचा करता था मैं कि ये सेक्रेटरी लोग होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होते हैं या स्टेट में होते हैं, तो ये कैसे काम करते होंगे। तो एक मन में ये इच्छा रहती थी कि मैं भी कभी दिल्ली में काम करूंगा या कहीं। तब ये इतना मालूम नहीं होता था कि आईएएस होती है। तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि आईएएस को डीसी बोल देते हैं। यहाँ पे डीसी होता है, कलेक्टर होता है जिले का, या डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं पंजाब, असम वगैरह, इधर को 6-7 स्टेट्स में, कर्नाटका वगैरह में। तो इस तरह से वो कलेक्टर होता है। तो ये तब नहीं मालूम होता था कि तब आईएएस को यहाँ आम अनपढ़ जो लोग हैं या कॉमन लोग हैं, उसको अगर कहे ना वो उसने आईएएस किया है, तो वो समझेंगे नहीं, वो बोलेंगे वो डीसी का कोर्स किया है या वो डीसी का कोर्स किया है। तो वो हम कॉमन लोगों को यही मालूम है कि डीसी का कोर्स किया है, तो लोग यही जानते हैं कि वो डीसी जो है। आपको आईएएस नहीं बोलेंगे। उनको ये है कि जैसे मेरा मध्य प्रदेश काडर था आईएएस में, तो वो बोले कि डीसी, चाहे आप चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो तो वो आपको डीसी ही बोलेंगे। पंजाब के लोग जैसे आम भाषा में जो गली मोहल्ले की बात होती है ना। अच्छा, ये बताएं कि आपने सब्जेक्ट आईएएस में मेरा सब्जेक्ट्स तो एक पॉलिटिकल साइंस था और एक मेरा ये फिलोसफी था, फिलोसफी सब्जेक्ट्स लिया था। बाकी जनरल स्टडीज के 2 पेपर होते हैं, तो इनके भी पॉलिटिकल साइंस के भी 2 पेपर होते हैं, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, और फिलोसफी के भी 2 पेपर्स थे। तो इस तरह से मेरा ये कॉम्बिनेशन था। हाँ जी। तो फिर 84 में फिर जो आपकी जो पहली पोस्टिंग थी वो कहाँ थी एज एन आईएएस ऑफिसर? मेरी पहली पोस्टिंग क्या होता है कि तब हम एक असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं, प्रोबेशनर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग पीरियड था, जिसको ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का बोलते हैं। जैसे हमारी अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है लाल बहादुर शास्त्री, जो मसूरी में थी। उसके बाद हमारा जो पहला कोर्स होता है, उसके बाद हम जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जिसमें हम असिस्टेंट कलेक्टर ट्रेनिंग होते हैं। तो वो मेरा मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में मुरैना था। एक्चुअली मुझे लॉट हुआ था पहले आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में एक एलुरु जगह है जहाँ मैं थोड़े दिन रहा था, 7-8 दिन रहा था। तो फिर मेरा काडर चेंज हो गया था, क्योंकि मेरी वाइफ भी आईएएस थी मध्य प्रदेश काडर में। तो उसकी मैरिज ग्राउंड पे मेरा काडर चेंज हुआ था मध्य प्रदेश में। तो मेरा असिस्टेंट कलेक्टर ट्रेनिंग का जो पीरियड था वो पहले मुरैना में हुआ था। तो फिर मेरी वाइफ की पोस्टिंग ग्वालियर में थी, तो फिर मेरा आधा पीरियड जो ट्रेनिंग का था वो ग्वालियर में हुआ। ये पूछने के लिए कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया कि एक तो प्लीज बताइए आपका वाइफ का नाम क्या है, कौन सी बैच की है, और आपकी कैसे मुलाकात हुई, कैसे शादी हुई, बताएं, थोड़ा दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मेरी वाइफ 1979 बैच की है, उसका नाम स्नेह लता है। वो मध्य प्रदेश काडर में थी, वो भी रिटायर हो चुकी है। तो वो एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिटायर हुई है। हमारी शादी जो थी वो हमारी अरेंज्ड मैरिज है। तो ये तालमेल कैसे बैठा कि हस्बैंड वाइफ दोनों आईएएस? कुछ ईगो क्लैशेस तो होते होंगे बोथ बीइंग आईएएस ऑफिसर्स, या बिल्कुल स्मूथ? नहीं, कभी ऐसा नहीं रहा। देखिए, ऐसा है कि पोस्टिंग तो एक ही डिपार्टमेंट में होती नहीं है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से रहते हैं। तो ईगो तो कोई ऐसी बनती नहीं थी, ना घर में कभी बनी, ना ऑफिस में बनी। ये तो एडजस्टमेंट की भी बात होती है कि जब कोई ऐसा कोई डिस्कस करते हैं मैटर, जो मेरी कोशिश यही रहती थी कि जो भी ऑफिशियल मैटर्स हो वो ऑफिस तक ही रहे, और घर में जब आए तो फिर घर की ही कोई मैटर्स रहें। तो आपने बेसिकली बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बैलेंस। मैं कोई ऑफिशियल मैटर डिस्कस करते थे या कोई और इस तरह की बात होती थी, तो मैंने कहा था कि बेटर लिव इट टू द ऑफिस ओनली। तो घर में अपन घर की ही बात करें तो वो ज्यादा अच्छा है। टाइप ऑफ कई बार चर्चा होती है ना, तो नेचुरली अपना डिफरेंस ओपिनियन तो होता ही है। किसी मान लो कोई घर में इशू डिस्कस कर रहे हैं कि ऑफिस मैटर का, तो उससे बेहतर है कि ना ही डिस्कस किया जाए, और अपने ऑफिस में कोलीग्स के जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उनके साथ ही डिस्कस किया जाए, तो वो ही ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में होते हैं वो डिपार्टमेंट के आपके सबॉर्डिनेट्स और सीनियर जो होते हैं, तो उनसे डिस्कस करके मैटर ज्यादा अच्छा रहता है, रादर कि आप अपने स्पाउस से डिस्कस करें घर में, मैं इसमें क्या करूं या उसमें ऐसा कर लें, उसमें नहीं कर लें। क्योंकि आप उसको डील नहीं कर रहे ना मैटर को, तो आपको इतना चीज का पता नहीं होता जितना आपके सीनियर सबॉर्डिनेट्स को पता होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी हमेशा से मेंटेन करें।
हाँ हाँ, मेरी वाइफ ने भी बहुत ज्यादा की और उन्होंने करेक्ट, दोनों ने। दोनों। यस यस, कभी हमने वो डिस्कस नहीं करते थे। जैसे वो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में भी रही थी तो वहां तो बहुत ज्यादा होती है, तो वो कहते हैं ना कि जितने सीक्रेट्स हैं तो वो उसके साथ वो भी, जब वो डाई विद हर व्हेन शी डाइज। Yes, correct. That's absolutely, it's a how well आपने किया कि it's a balance between work lifestyle and office protocols. ऑफिस वर्क, यस Correct. यस। So फिर इतने साल जब आप ये IAS रहे तो आपको क्या लगा कि did you get satisfaction, मतलब आप मदद कर पाए लोगों की? हाँ हाँ, बहुत बहुत मुझे ये देखिए, मुझे तो लगता है कि ये जो सर्विस है इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और जो आप इसमें रह के सेवा लोगों की कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कोई ये सर्विस इतना, क्योंकि आप सिर्फ इस एक डिपार्टमेंट में नहीं रहते, आप कई डिपार्टमेंट्स इसमें देखते हैं, कई डिपार्टमेंट्स में आपको सर्व करने का मौका मिलता है, तो डिफरेंट डिफरेंट हर डिपार्टमेंट्स में आपको पता ही है कि डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं, सर्विसेज होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं उनके साथ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक एक वैरायटी ऑफ सॉर्ट ऑफ वैरायटी होती है, जो आपको बोर नहीं होते आप इस सर्विस में, आप इंजॉय करते हैं, आप लर्न भी करते हैं, आपकी ग्रोथ भी होती है, मेंटल ग्रोथ बहुत होती है इसमें, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से आप डील करते हैं तो। करेक्ट। अच्छा, हम आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी कि ये बताएं, अगर आपको 3 मंत्रा देने हो स्टूडेंट्स को जो IAS या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होंगे? हाउ टू सक्सीड इन दीज एग्जाम्स? देखिए, मैं ना तो कोई कोचिंग लिया था, घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं कोचिंग लेता, तब इतनी कोचिंग होती भी नहीं थी, दूर दिल्ली वगैरह में होती थी, ठीक है ना। तो मैं जलंधर से था, तो इतना पॉसिबल नहीं था कि जलंधर जाके कोचिंग लूं, तो मैं जैसे कहते ना, एक ट्रायल एंड एरर वाला हिसाब होता है, तो उस हिसाब से मैंने स्टार्ट किया, खुद ही प्रेपरेशन किया, खुद ही एक कॉन्फिडेंस एक्वायर किया जो मेरे में आया, तो वो उस कॉन्फिडेंस मैं पढ़ता रहा। सबसे पहला जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि जब मैं 10th पास किया तो मैं कॉलेज में गया, तो तब प्री यूनिवर्सिटी होता था जिसको प्रेप भी शॉर्ट में बोलते थे, तो तब से मैंने जो पंजाब का बहुत अच्छा पेपर है, कोई मोर देन 100 years ओल्ड, द ट्रिब्यून, इंग्लिश का ट्रिब्यून, तो वो मैंने मेरे घर में आना शुरू हो गया था, तो उससे मेरा बहुत सारा जनरल स्टडीज का पेपर कह लीजिए कि उसी से मेरा तैयार हुआ, और कुछ थोड़ा सा लिखने का ढंग, जो स्टाइल होता है इंग्लिश लिखने का, क्योंकि इंग्लिश मीडियम था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली उसमें। एक तो थोड़ा इंग्लिश राइटिंग में थोड़ा मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत हो गया, क्योंकि जो हम पढ़े थे, हम ट्रेडिशनल स्कूलों में पढ़े थे, आजकल के मॉडल या मॉडर्न स्कूल्स में नहीं थे, इंग्लिश स्कूल से नहीं पढ़े थे, क्योंकि थोड़ी इंग्लिश स्कूल से नहीं पढ़ी उससे थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग में हम कमजोर रह जाते हैं, जो फैक्ट है। तो राइटिंग अच्छी हो जाती है, और राइटिंग और आपका न्यूज़पेपर पढ़ने से 2 फायदे होते हैं, एक तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है, और दूसरा आपका जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज जिसको आप बोलते हैं, वो पेपर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सुरेश जी, बहुत अच्छा बोला। हम कुछ रैपिड फायर, मतलब हम आपसे कुछ 5, 7, 10 सवाल पूछते हैं, आप जनरली फटाफट प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के बताइएगा। आपकी फेवरेट 3 पिक्चर कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर। मेरी फेवरेट पिक्चर शोले। कोई और मूवी या कोई सॉन्ग्स जो आपको अच्छे लगते हैं? मूवी वक्त। अच्छा, बलराज साहनी वाली। और एक चीज हमने एक और भी चीज देखी है कि सिविल सर्वेंट्स के बीच में कई बार वो इश्यूज आ जाती है। सो हाउ डिड यू टैकल दैट पार्ट ऑफ योर करियर? कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेते हैं। कोई किसी ऑफिसर में ईगो है, अगर आप में नहीं है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जगह अगर आप में ईगो है और दूसरे में भी ईगो है तो उसका क्लैश होना बहुत पॉसिबल है, उसका क्लैश होना ही होना है। आपके 2 अफसरों में के बीच में ईगो क्लैश जब होगी तो लड़ाई झगड़ा आपका होना ही होना है। अगर आप शांत हैं तो कोई अगर आप में ईगो नहीं है तो वो क्लैश होगा नहीं,
दूसरे ऑफिसर से। वो ईगो में रहता तो रहता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करी जाए। आप अपना काम करे जाओ। तो मेरा यही प्रिंसिपल रहा है लाइफ का कि मेरे में ईगो नहीं रखनी मैं, लेकिन मेरा क्लैश नहीं होगा दूसरे के साथ। इसमें कोई सबमिसिवनेस भी नहीं है उस अफसर के प्रति। हाँ जी, आप अपना काम करी जाए। एक्सीलेंट सुदेश जी। सुदेश जी, आज हम ये शो को यहाँ कट कर रहे हैं क्योंकि विराम दे रहे हैं, क्योंकि आपको भी समय की दिक्कत है और थोड़ी सी आज हमें, तो हम ये आज हमारा पार्ट 1 अभी इसको हम खत्म नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि वी आर गोइंग टू एक्सटेंड इट टू अनदर डे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पे आए। घंटी बजती रहेगी और हम आपसे बहुत जल्द फिर से इसके माध्यम से, अपने शो के माध्यम से रूबरू होंगे एंड वी विल कॉन्टैक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।